गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं प्रदूषक के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने कल की क्लास में है वो हमने पढ़ा था कि जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक और जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक के बारे में। जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक वो होते हैं जिन्हें आसानी से हम नष्ट कर सकते हैं, और जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक वो होते हैं जिन्हें आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। जिसमें हमने जैव निम्नीकरणीय में जो आते हैं वो रसोई का कचरा है, कपड़ा, घास फूस और पेड़ों की पत्तियां हैं, जिन्हें आसानी में खड्डे में दबाकर है वो नष्ट किया जा सकता है। जबकि जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है, जैसे कि प्लास्टिक, रबड़, कांच और पारा है, उसे आसानी से है वो नष्ट नहीं किया जा सकता है। इस कारण ये जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है वो कहलाते हैं। एक हमने बात की थी मात्रात्मक प्रदूषक के बारे में कि मात्रात्मक प्रदूषक है वो क्या होता है। वे प्रदूषक जिनकी सामान्य मात्रा है वो प्रदूषक के लिए हानिकारक नहीं होती, लेकिन जो मात्रा है वो प्रदूषक की अधिक होने पर वो पर्यावरण को है वो नुकसान पहुंचाती है। जैसे कि हमारी CO2 की मात्रा है वो सामान्य मात्रा प्रदूषक नहीं होती, लेकिन आवश्यकता से अधिक होने पर है वो प्रदूषक का कारण है वो बनती है। जैसे कि CO2 है, गैस है, वो 60 से 65% होने पर ये ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है वो उत्पन्न करने में सबसे अधिक जो योगदान है वो देती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे। एक हमने पढ़ा गुणात्मक प्रदूषक के बारे में कि ये वातावरण में है वो मौजूद नहीं होते, लेकिन जो इनकी मात्रा, थोड़ी सी मात्रा है वो भी पर्यावरण को है वो नुकसान पहुंचाती है। जैसे कि DDT जैसे जो रसायन है वो नुकसान है वो पहुंचाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण दूषण के बारे में है। वो हम बात करेंगे कि वायु प्रदूषण है वो क्या होता है। वायुमंडल की संरचना में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो वातावरण एवं जीवों के लिए हानिकारक होता है उसे कहा जाता है वायु प्रदूषण कहा जाता है। वायु प्रदूषण के जो कारण हैं वो धुआं है वो सबसे प्रमुख कारण है, चाहे वो किसी से भी निकला हुआ हो। एक है कल कारखानों से निकला हुआ धुआं, वाहनों से घरेलू ईंधन से निकला हुआ धुआं, वनों की कटाई, AC व रेफ्रिजरेटर का उपयोग और प्लास्टिक से जो धुआं निकलता है उसे कहा जाता है जो वायु प्रदूषण के ये जो प्रमुख कारण है वो है। अब हम बात करेंगे वायु प्रदूषण से जो गैसें उत्पन्न होती है वो कौन कौन सी है। एक है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सूक्ष्म कण भी है वो वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाली जो प्रमुख गैसें हैं वो है। एक हमने बात की क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि फ्रिज व AC जो फ्रिज में है वो पाई जाती है। एक है मेथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये वायु प्रदूषण गैसें हैं। अब हम एक एक जो गैस है उसके बारे में बात करेंगे कि ये गैसें हैं वो किस प्रकार है वो वायु प्रदूषण है वो उत्पन्न करती है। पहली जो हमारी गैस है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न धुएं में उपस्थित गैस को अत्यंत प्रदूषणकारी व जहरीली गैसें है ये होती है। यदि हम एक बंद कमरे में अंगीठी जलाकर रखने यानी कि कोयला जलाकर रख देने पर और बंद कमरे में कोयला जलाकर रख देने पर यानी अंगीठी जलाकर रख देने से यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो बनती है, जो कि शरीर में पहुंचकर हीमोग्लोबिन के साथ में है वो जुड़ जाती है। यानी हमारा जो हीमोग्लोबिन है रक्त में पाया जाता है उसके साथ जुड़कर कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन नामक जहरीला जो पदार्थ है वो बनाती है, जिस कारण है वो व्यक्ति की है वो दम घुटने के कारण है वो मृत्यु है वो हो जाती है। इस कारण जो ये गैस है वो कहलाती है घोटू गैस है वो इसे कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को घोटू गैस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि व्यक्ति की है वो
इसके कारण है वो मृत्यु भी हो सकती है दम घुटने के कारण, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़कर कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन नामक जहरीला पदार्थ बनाती है। हीमोग्लोबिन की जिसे एच, कैपिटल एच और स्मॉल बी के साथ है वो रिप्रेजेंट करते हैं। हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से जुड़ने की क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में 200 से 300 गुना अधिक होती है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो हीमोग्लोबिन के साथ में है, अत्यधिक तीव्रता के साथ में है वो जुड़ जाती है। 200 से 300 गुना ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होती है इसकी क्षमता। अब हम बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बारे में। ये भी धुएं से निकलती है और जो श्वसन तंत्र संबंधी जो रोग उत्पन्न करती है। सल्फर डाइऑक्साइड श्वसन तंत्र संबंधी जो रोग उत्पन्न करती है। सल्फर के ऑक्साइड जलवाष्प से मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं जो अम्लीय वर्षा का कारण होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो अम्लीय वर्षा उत्पन्न करने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाती है वो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब हम बात करेंगे नाइट्रस ऑक्साइड गैस के बारे में कि नाइट्रस ऑक्साइड गैस है वो किस प्रकार है, हमारे पर्यावरण को है वो प्रदूषित करती है। धुएं से निकलकर जलवाष्प के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल बनाती है। इस कारण ये है वो हमारे पर्यावरण को है वो प्रदूषित करती है। अम्लीय वर्षा में नाइट्रिक अम्ल है वो पाया जाता है। इस कारण है ये हमारे जो पर्यावरण है उसे प्रदूषित करती है। अब हम बात करेंगे मीथेन गैस के बारे में कि मीथेन गैस है वो किस प्रकार से हमारे जो पर्यावरण है उसे प्रदूषित करती है। मीथेन गैस है इसे गोबर गैस है वो कहा जाता है, क्लेथरेट गैस है वो कहा जाता है। अब हम मीथेन गैस के बारे में बात करेंगे। यह गैस प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित होती है, इसे गोबर गैस कहा जाता है। इस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। गोबर गैस है, इस गैस को मार्स गैस है वो भी कहा जाता है। एक हमने बात की, इस गैस को गोबर गैस कहा जाता है। यह जो जुगाली करने यानी कि गाय भैंस है, जुगाली करने वाले जो पशुओं के मुख से है वो उत्पन्न होती है। इस कारण जो पशुओं के मुख से है वो दुर्गंध आने का कारण है, वो सबसे प्रमुख कारण है वो मीथेन गैस है। धान चावल के खेतों से भी बुलबुले के रूप में मीथेन गैस है वो देखी जा सकती है। मीथेन गैस का बुलबुले के रूप में दलदली क्षेत्र से उत्सर्जित होना मार्स गैस है, यानी इसे मार्स गैस भी है वो मीथेन को कहा जाता है। मीथेन गैस जब समुद्री चट्टानों के बीच से बुलबुले के रूप में उत्सर्जित होती है तो इसे क्लेथरेट है वो कहा जाता है। क्लेथरेट का घटक मीथेन गैस ही है। मीथेन गैस है इसे गोबर गैस, मार्स गैस और ये जुगाली करने वाले यानी कि गाय भैंस बकरी वाले जो जुगाली करने वाले जो जंतु हैं उनमें के मुख में पाई जाती है। धान चावल के जो खेत हैं उनमें बुलबुले के रूप में देखी जाती है, उसे मीथेन गैस कहा जाता है। और मीथेन गैस है वो बुलबुले दलदली क्षेत्र में देखी जाती है, उसे कहा जाता है मार्स गैस। यानी इसी मीथेन गैस के है वो अलग अलग नाम है वो दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे सीएनजी गैस के बारे में। इसका जो सीएनजी का पूरा नाम है वो पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है वो इसे कहा जाता है। इसका जो प्रमुख घटक है वो मीथेन है। सीएनजी का उपयोग है वो वाहनों में ईंधन के रूप में है वो किया जाता है। सीएनजी है वो कम प्रदूषणकारी है, अपेक्षाकृत कम प्रदूषणकारी है, यानी प्रदूषणकारी तो है लेकिन ये अपेक्षाकृत है वो कम प्रदूषणकारी जो गैस है वो है सीएनजी। अब हम बात करेंगे हमारी जो गैस है वो है CO2
गैस के बारे में कि CO2 की अधिक मात्रा होने से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो उत्पन्न करती है। विश्व में सबसे अधिक जो CO2 का जो उत्सर्जन करता है वो है चीन। विश्व में सबसे कम CO2 का उत्सर्जन करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। भारत है वो विश्व की कुल कार्बन उत्सर्जन का लगभग 5 से 6% कार्बन है वो उत्सर्जित है, वो करता है भारत। एक होता है, एक नोट लगा के है वो मैंने लिखा है कि कार्बन फुटप्रिंट का जो मतलब है वो है किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा जो कार्बन उत्सर्जित की जाने वाली जो कार्बन की कुल मात्रा है, किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा उत्सर्जित की जाने वाली कार्बन की कुल मात्रा को कहा जाता है कार्बन फुटप्रिंट। एक है ब्लू कार्बन है वो दलदली क्षेत्र या मैंग्रोव वनस्पति में जमा वायुमंडलीय कार्बन है, उसको कहा जाता है ब्लू कार्बन। जो दलदली क्षेत्र या मैंग्रोव वनस्पति में जमा वायुमंडलीय कार्बन को ब्लू कार्बन है वो कहा जाता है। एक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC गैस, जो कि इसका जो यूज है वो किया जाता है AC या रेफ्रिजरेटर फ्रिज में ठंडक उत्पन्न करने के लिए है वो इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो गैस है वो ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाली जो गैस है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसे फ्रियोन है वो भी कहा जाता है। ये ऑक्सीजन ओजोन है वो ऑक्सीजन का अपर रूप है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली जो हमारी जो ओजोन परत है वो क्या होती है, यानी कि ये ओजोन है वो ऑक्सीजन का अपर रूप है। ओजोन परत से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से आने से रोकती है। ओजोन जो परत है वो हमारी जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमारी जो रक्षा करने वाली जो परत है उसे ओजोन परत कहा जाता है। ओजोन परत को जो मोटाई है वो डोप्सन में है वो मापी गई है। जो ओजोन परत है वो समताप मंडल है, उसमें पाई जाने वाली गैस है, समताप मंडल में है वो पाई जाती है। समताप मंडल में है वो वर्ष भर लगभग समान वातावरण रहता है, इसलिए समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो नहीं होती। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है लेकिन समताप मंडल में मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वो नहीं होती, ये होती है श्रोभ मंडल में। इसी कारण जो वायुयानों की उड़ानों के लिए समताप मंडल प्रयुक्त होता है। जो वायुयाने हैं उनमें समताप मंडल में है ये चलती हैं वायुयाने। जो ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई है वो 20-25 किलोमीटर तक होती है। इसका जो सर्वप्रथम जो छिद्र देखा गया था वो अंटार्कटिका में है वो देखा गया था। सौरमंडल में मौसम संबंधी जो सब घटनाएं यानी समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं वो नहीं होती, उसमें वायु या इसी कारण मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होने के कारण ही है जो वायुयान है वो समताप मंडल में है वो चलते हैं। अब हम बात करेंगे श्रोभ मंडल की। जो श्रोभ मंडल है उसमें मौसम संबंधी सभी जो घटनाएं हैं वो होती है, जैसे कि बादल बनते हैं श्रोभ मंडल में, बिजली चमकती है श्रोभ मंडल में, आंधी जो तूफान आते हैं वो भी सभी आते हैं श्रोभ मंडल में। अब हम बात करेंगे वायु प्रदूषण के दुष्परिणाम हैं वो क्या है। वायु प्रदूषण एक होता है अम्लीय वर्षा। वायु प्रदूषण होने के कारण अम्लीय वर्षा होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, वैश्विक उष्णता होती है, जलवायु परिवर्तन होता है, हरित गृह
प्रभाव होता है और श्वसन संबंधी जो विकार हैं वो होते हैं। अब हम पहले बात करेंगे इसकी जो एसिड रेन है, अम्लीय वर्षा है, उसके बारे में कि अम्लीय वर्षा है वो क्या होती है कि धुएं से निकलने वाले सल्फर के ऑक्साइड तथा जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वो जलवाष्प से मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल है वो बनाते हैं। यानी कि धुएं से निकले जो सल्फर के ऑक्साइड है और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो मिलकर है वो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। जब ये अम्ल के साथ में जब वर्षा होती है तो ये जो अम्लीय वर्षा है वो इसे कहा जाता है। अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक जो अम्ल है वो होता है 70%, जबकि जो नाइट्रिक अम्ल है HNO3 है वो होता है 30%। सॉरी, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो होता है 70%, जबकि जो नाइट्रिक अम्ल है वो होता है 30%। अब हम जो बात करेंगे अम्लीय वर्षा है, उस शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो रॉबर्ट अगस्त थे। अम्लीय वर्षा शब्द का सबसे पहले प्रयोग है वो रॉबर्ट अगस्त नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किया। सर्वाधिक जो अम्लीय वर्षा है वो नॉर्वे में होती है। ये जो इसकी जो अम्लीय वर्षा की पीएच है वो 5.5 से कम होती है, यानी कि ये अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा है वो चूना पत्थरों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। अम्लीय वर्षा के कारण चूना पत्थरों का क्षरण होने लगता है तथा पृथ्वी पर पत्थरों पर धब्बे बनने लग जाते हैं। अम्लीय वर्षा के कारण चूना पत्थरों का क्षरण होने लगता है और पत्थरों पर है वो धब्बे बनने लग जाते हैं। इस कारण अम्लीय वर्षा को पत्थरों का कुष्ठ भी कहा जाता है। अम्लीय वर्षा को पत्थरों का कुष्ठ है वो भी कहा जाता है। लाइब्रेरी ऑफ स्टोन है वो अम्लीय वर्षा को है वो कहा जाता है। कांच पर अम्लीय वर्षा का प्रभाव है वो नहीं पड़ता। अम्लीय वर्षा के कारण त्वचा संबंधी विभिन्न रोग है वो हो जाते हैं। मृदा की अम्लीय वर्षा होने के कारण जो मृदा की जो अम्लीयता है वो बढ़ जाती है। एक है वो पीएच पूछी जाती है अम्लीय वर्षा की, जो कि होती है 5.5 से कम होती है। अम्लीय वर्षा की जो पीएच है वो होती है। अब हम बात करेंगे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें प्रयुक्त होने वाली जो गैसें हैं उनके बारे में। एग्जाम में है वो पूछा जाता है कि जो सबसे अधिक है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करने वाली जो गैस है वो है CO2। इसकी जो प्रतिशत मात्रा होती है वो 60 से 70% है। वो इसकी मात्रा है वो पाई जाती है। एक होती है मेथेन गैस जो कि 17 से 20% है वो पाई जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो कारखानों व वाहनों के धुएं से निकलता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन के बाद यानी सबसे अधिक होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिर होती है मीथेन गैस। तीसरे नंबर की जो ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करने वाली जो गैस है वो है नाइट्रस ऑक्साइड गैस है वो। तो इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के बाद है ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करने वाली जो गैस है वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड गैस। अब हम बात करेंगे हमारी जो चौथी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती है वो है फ्रियोन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जो कि एसी व फ्रीज में ठंडक उत्पन्न करने के लिए है वो काम में है वो ली जाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट करने वाली जो गैसों का है वो क्रम है, यानी सबसे अधिक होती है CO2, फिर होती है मीथेन गैस, फिर होती है नाइट्रस ऑक्साइड गैस, फिर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन गैस, फिर आती है अन्य जो भी गैसें होती हैं वो आती हैं।
सबसे अधिक CO2, फिर CH4, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब जो वायु प्रदूषण को रोकने के जो उपाय हैं वो क्या हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि वायु प्रदूषण रोकने के उपाय हैं वो वृक्षारोपण है, वो सबसे अधिक करना चाहिए। एक है उद्योगों को आबादी से दूर स्थापित करना चाहिए, जिसके कारण है वो जो वायु प्रदूषण है वो नहीं हो, जिसके कारण है वो विकार हैं, श्वसन संबंधी विकार है, बीमारियां हैं, वो अधिक नहीं हो पाए। उद्योगों में उत्पन्न तकनीकी का प्रयोग करना, जिससे धुएं हैं वो ऊष्मा का उत्सर्जन है वो कम हो। अब हम बात करेंगे जो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता यानी हमारी जो सरकार है उसने किस प्रकार से है वो परिवर्तन है वो किए गए हैं वायु को लेकर के। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक है उसके बारे में है वो हम बात करेंगे कि यह केंद्र सरकार के द्वारा है वो आयोजित है, वो किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो वायु में उपस्थित जो प्रदूषक है उसकी मात्रा है उसको दर्शाया जाता है, और ये दर्शाया कब जाता है उसका टाइम है शाम को 4 बजे है, वो इसे है वो दर्शाया जाता है वायु में उपस्थित जो प्रदूषक की मात्रा को, यानी कि रोजाना 4 बजे है वो दर्शाया जाता है वायु में उपस्थित जो प्रदूषक है उसकी मात्रा को। वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित 8 कारकों को दर्शाया है वो जाता है। वायु में गुणवत्ता सूचकांक में 8 कारकों को है वो दर्शाया जाता है। एक है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। नंबर 3 है अमोनिया NH4 और ओजोन PB यानी लेड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, प्रोमीथियम 2.5 और प्रोमीथियम 10 जो है वो 8 कारकों को है वो दर्शाया जाता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के अंतर्गत 8 कारकों को है वो दर्शाया जाता है। लेड की अधिकता से जो होने वाला रोग है वो है लकवा, और बेंजीन की जो अधिकता से होने वाला रोग है कैंसर। वायु प्रदूषण नियंत्रण व रोकथाम अधिनियम है वो चलाया गया था 1981 में। 1981 में है वो वायु प्रदूषण नियंत्रण व रोकथाम अधिनियम है वो चलाया गया था। एक और जो प्राधिकरण है यानी अधिनियम है वो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है NGT वो चलाया गया था। स्थापना इसकी हुई थी 2010 के अंतर्गत। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। इसके अंतर्गत है वो पर्यावरण संबंधी जो विवाद है मामलों की है वो त्वरित सुनवाई है वो की जाती है, और उसका जो निपटारा है वो किया जाता है। पर्यावरण संबंधी समस्याओं का निपटारा तुरंत किया जाता है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो है उसके अंतर्गत इसमें पर्यावरण से संबंधित समस्याओं का निपटारा 6 महीने में है वो किया जाता है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो स्थापित करने वाला सर्वप्रथम जो देश था वो था ऑस्ट्रेलिया देश, सेकंड था न्यूजीलैंड देश, और थर्ड था हमारा भारत देश, जिससे 2010 में है वो स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। ये हमने बात कर ली कि इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। नई दिल्ली के अलावा है वो पुणे, भोपाल, चेन्नई और कोलकाता आदि शहरों में क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो स्थापित है वो किए गए हैं। तो ये होता है आज हमारा जो वायु प्रदूषण है वो कंप्लीट होता है। कल की क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण